कैसे हो सब लोग। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया चैप्टर जो कि सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब चैप्टर के बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को तैयार किया, प्रॉपर स्लाइड वगैरह और जो भी शब्दार्थ है, मुहावरे हैं, सबको टिक करके एकदम अच्छे से तैयार किया ताकि आपको एक दो बार देखने से ही सारा समझ में आ जाए। तो इसको पूरे चैप्टर को देखिए बच्चों, क्या होता है हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये पूरा एक बार लेक्चर देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम किस तरीके से पढ़ा रही है या कितना हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि आपको लग रहा है कि चैप्टर में थोड़ा सा और कुछ अच्छे से कुछ हो सकता है, तो वो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए तैयार करूंगी। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम। तो बड़े भाई साहब, अब बड़े भाई साहब और एक जो लेखक होता है वो होता है छोटा उससे। तो हर बार देखिए हम फैमिली में भी क्या होता है, परिवार के अंदर बड़े होते हैं, वो हमें हर काम के लिए टोकते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। तो हमें ऐसा फील होता है कि काश हम भी बड़े होते तो हमें ये सब सुनने को नहीं मिलता। पर इस चैप्टर की शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ही चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह हमारे जो बुजुर्ग है या हमारे हमसे जो बड़े हैं वो हमें बात बात पे क्यों टोकते हैं और उनके टोकने का के पीछे उनका वजह क्या होती है। जैसा इस चैप्टर में भी होता है कि बड़े भाई साहब के डांटने से छोटे भाई पे क्या क्या सुधार होता है और वो किस तरीके से हर परीक्षा में वो पास होता रहता है। लेखक परिचय। प्रेमचंद जन्म हुआ था 13 जुलाई 1880 को बनारस लम्ही गांव में। ठीक है, वापस बता देती हूँ, प्रेमचंद है, जन्म हुआ था 13 जुलाई 1880 और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936, मीन्स 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो बस लेखक का नाम बहुत है, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। फिर अब जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो इसमें देखो, अभी तुम छोटे हो, बार बार यही कहा जाता है जैसे बड़े होते, अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, अर्थात ये काम मत करो। ऐसा सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते। ठीक है, बड़े होते तो कोई हमें इस तरह नहीं टोकता, हमें इस तरह से टोकता नहीं। फिर वही होता है कि बार बार की पूरा अपन चैप्टर पढ़ लेंगे तो वही कि घर में बड़े होते हैं, ये करना वो करना ये नहीं करना, तो इससे लेखकों को बहुत बुरा लगता है और फिर वो सोचने लग जाता है कि काश मैं भी बड़ा होता। बस पार्ट प्रीवियस में इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। फिर यहाँ आते हैं हम चैप्टर की तरफ। तो ये है हमारे बड़े भाई साहब। अब देखिए बड़े भाई साहब 5 साल उम्र में बड़े थे वो, 5 साल, कितने साल, 5 साल, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। लेकिन क्लास में कितने दर्जे आगे थे, सिर्फ और सिर्फ 3 दर्जे आगे थे वो। और लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, तालीम का मतलब है शिक्षा, तो शिक्षा के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि फटाफट बिना कुछ पढ़े और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ही पास हो जाए, इस तरीके से उनका नहीं था। तो उनका मानना था कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले में हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। और इस भवन की बुनियाद, ये बुनियाद शब्द को देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ है, पहले इसका मतलब देख लो आप। बुनियाद का मतलब होता है नींव। ठीक है, बुनियाद मतलब नींव, कि जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो फिर मकान कैसे पायेदार बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारे एक मतलब जो मकान बना है उसमें पहले ये जो नींव है, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इसके ऊपर ही इतनी सारी जो बड़ी बिल्डिंग है वो किस तरीके से उस पर टिक पाएगी। तो उनका मानना था कि जो बुनियाद है वो पुख्ता होनी चाहिए, जिसकी वजह से यानी मकान की नींव है मजबूत होनी चाहिए ताकि उस पर आलीशान महल टिक सके। ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित बात के लिए ये था कि हमें शुरू से ही अच्छा पढ़ना चाहिए ताकि जब हम बड़ी क्लासेस में आए तो फिर ऐसे नहीं कि हमें थोड़ा सा उस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, समस्याएं बहुत सारी, तो हमें शुरुआत से ही पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे, किससे, शिक्षा रूपी भवन की नींव को मजबूत डालना चाहते, जिस पर आलिशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कौन करते थे, बड़े भाई साहब। 1 साल का काम 2-2 साल लगा देते थे वो, और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। और वे बोलते थे कि बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। वही एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को समझाया, एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, ये प्रश्न आता है मोस्टली। पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने, यानी वही नींव मजबूत होगी तभी मकान टिक पाएगा। ऐसे ही शिक्षा रूपी भवन अगर अच्छा होगा, शुरुआत में अच्छा पढ़ेंगे तो बड़ी क्लास में अपने आप हमें बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना आएगा। तो एक बार शब्दार्थ बता देती हूँ। दर्जा मीन्स कक्षा, तालीम मीन्स शिक्षा, बुनियाद नींव, आलीशान बहुत सुंदर, पुख्ता मीन्स सही, और पायेदार ऐसी वस्तु जिसके पैर हो मजबूत। ठीक है,
फिर आगे चलते हैं हम। अब ये लेखक बता रहा है कि मैं छोटा था और वे बड़े थे। कौन? भाई साहब। मेरी उम्र 9 साल की थी। वैसे तो देखो मैंने ऐसे अंडरलाइन कर रखा है, पर थोड़ा थोड़ा आप करते जाइए साथ में। मेरी उम्र 9 साल की थी, लेखक था 9 साल का और भाई साहब थे 14 साल के। ठीक है। उन्हें मेरी तमी है और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। अब बड़े थे तो बड़े इंसान को होता है ना कि भाई छोटे की देखभाल करने का पूरा हक होता है, तो उनको भी पूरा हक था। और मेरी शालीनता, मतलब शालीनता का मतलब क्या? समझदारी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून मानूं, यानी जैसा भाई साहब कहे और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना मतलब उन चीजों को मानता जाऊं। स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ाई को महत्व देने वाला। ठीक है, ये यहाँ पे, या पढ़ाकू बोल सकते हैं अपन। स्वभाव से अध्ययनशील थे। अगर बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं आए तो उसमें एक पॉइंट आप दे सकते हो, अध्ययनशील थे। और अध्ययनशील के बाद लिख सकते हो कि वो पूरे टाइम पढ़ते रहते थे, 2-3 लाइन आप ऐड कर सकते हो, पर मेन पॉइंट आपके अध्ययनशील आ जाएगा। हर दम किताब खोले बैठते, पूरे टाइम जब देखो किताब खोल के बैठ जाते। और जब अपने दिमाग को आराम देना होता था तो वे क्या करते थे? कभी कॉपी पर, किताबों के हाशियों पर चिड़ियों और कुत्तों बिल्लियों की, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे अपने कुत्ते बिल्लियों की सब क्या क्या तस्वीरें बनाते, किस तरीके से इस तरह का वो काम करते रहते, जिसको लेखक चाहता कि मेरे भाई ने क्या क्या लिखा है मैं पढ़ूं, पर बेचारे कभी समझ ही नहीं पाया हो। तो चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों और की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, एक ही शब्द और वाक्य को लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते। और कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। एक चीज, एक कोई भी सेंटेंस लिया, कोई भी शेर लिया, उसको पकड़ के और उसी को लिखते जाते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलता, ऐसी ऐसी चीजें वो या ऐसे ऐसे शब्द वो लिख देते। ठीक है, तो वापस इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। भाई साहब 14 साल के थे और लेखक था 9 साल का, तो बड़े होने के नाते उनको छोटे भाई की देखभाल की पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और उनका हक भी था। भाई साहब पढ़ने में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, वो अध्ययनशील प्रवृत्ति के थे। और हर बार जब उनको दिमाग को आराम देना होता है, हम लोग क्या करते हैं? हम खेलते हैं, बाहर जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, या कुछ वो काम करते जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन भाई साहब को क्या अच्छा लगता था? सिर्फ किताबें ही लेके बैठते थे। तो अपनी किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, बिल्लियों और कुत्तों आदि की वो तस्वीरें बनाया करते थे और एक ही शब्द को बार बार लिख देते थे। ठीक है, फिर चलते, एक बार थोड़ा सा शब्दार्थ बता देती हूँ। तमीय मतलब डांट डपट हो जाएगा। निगरानी मीन्स देखभाल। जन्म सिद्ध यानी पूरा हक, जन्म से प्राप्त। शालीनता समझदारी। हुक्म आज्ञा। अध्ययनशील पढ़ाई को महत्व देने वाला। हाशियों किनारों सामंजस्य तालमेल। ये था हमारे इस पेज में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, मतलब उन्होंने देखा कि क्या क्या चीजें बनी हुई है, तो स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, मतलब इस तरह के इतने सारे शब्द वहां लिखे हुए थे। राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे, मतलब 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की। अब बेचारा लेखक सोचता कि ये लिखते क्या है, जरा मैं देखूं क्या चित्र बनाते हैं, कौन सी पहेली है लिखते हैं जिसका मैं हल ढूंढूं। लेकिन असफल। लेखक जान ही नहीं पाता कि क्या किया है मेरे बड़े भाई ने। और उनसे पूछने का साहस था नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटे थे तो थोड़े भाई से डरते भी थे। साहस नहीं हुआ उनका, मतलब हिम्मत नहीं हुई। पर 9वीं जमात में थे। कौन सी क्लास में थे? 9th क्लास के अंदर 9वीं जमात यानी कक्षा में थे। मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात, ये छोटे मुंह बड़ी बात मुहावरा है। ठीक है, जिसको कि आप अंडरलाइन कर सकते हो। वैसे देखो कलर में किया हुआ है। मुहावरे हमेशा याद रखना, क्योंकि मुहावरे ये जो है वो ही आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे। पता चले कि आप लोगों ने बहुत सारे मुहावरे तो याद किए लेकिन चैप्टर के नहीं किए। ठीक है, चैप्टर के ही मुहावरे याद करना, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात करना। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था लेखक को पढ़ने में। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था, मतलब बहुत भारी काम लगता था उसको। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। उसको हॉस्टल जेल लगता, फटाफट जैसे कि हॉस्टल से बाहर मैदान थे वहां पे वो खुले मैदान में आ जाता और कंकरियां उछालता। कंकरियां छोटे छोटे पत्थर के जो होते हैं ना टुकड़े, वो उनको निकालता, वहां से उठा के ऐसे फेंकता रहता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता।
होता है ना क्लास में बच्चे कागज की तितलियां बनाते हैं या एरोप्लेन बनाते उड़ाते रहते हैं, तो जैसे हर बच्चे हर क्लास में करते हैं, मेरी भी स्कूल में मेरे बच्चे भी यही काम करते रहते हैं जब फ्री होते हैं तब। तो तितलियां उड़ाते और कहीं कोई साथी मिल गया, वाह, तो फिर तो पूछना ही क्या था, फिर तो और ज्यादा खुश हो जाता हो। कभी चार दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे होते, ठीक है, और कभी फाटक पर वो घुड़सवारी का आनंद। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बड़ी हरकतें करते हैं, छोटे क्या अभी अब सब लोग 10th क्लास में, तो भी मुझे लगता है कि इसी हरकतें करते ही होंगे कुछ कुछ तो ये यहाँ पे फाटक पे चढ़े मतलब गेट पे, और इधर आ गए, फिर वापस इसको ले गए, फिर आ गए, इस तरीके से वो इस तरह की हरकतें करते रहते थे लेखक। तो कभी फाटक पर सवार उससे आगे पीछे चलाती मोटर कार का, इससे लगता है जैसे कि मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप का मतलब होता डरावना और गुस्से टाइप, जो उन भाई साहब का स्वभाव था, वो जब देखते तो प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना एक मुहावरा है जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। बुरी तरह से डर जाते। वो कौन डर जाते? छोटे वाला भाई जो लेखक है, बुरी तरह से डर जाता। क्यों डरता? काम ही ऐसे करता था तो उसको डर लगता था, क्योंकि पता था कि पूरे दिन खेल के बाहर आया है तो अब तो डांट पड़ने वाली है। तो इसमें क्या होता है, बड़े भाई साहब जो भी इस तरह की ड्राइंग करते हैं, जो भी नाम लिखते हैं, छोटा भाई उसको समझने की कोशिश करता है लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, और फिर उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है तो वो हॉस्टल से बाहर निकल जाता है खुले मैदान में, वहां पे पत्थर उछा फेंकता है, और जो स्कूल का गेट है वहां पे वो मोटर कार का आनंद लेता है, और दोस्त मिल जाते हैं तो उसको और भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर वो जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो भाई साहब का है रूप, जो गुस्से वाला रूप देख के बहुत ज्यादा वो मतलब उसको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता, उसके प्राण सूख जाते, मतलब डर लगता उसको बहुत ज्यादा। तो ये सारा इसमें था पैराग्राफ में। अब देखो थोड़ा शब्दों के अर्थ भी अपन पढ़ लेते हैं। मसलन मतलब उदाहरणतः, ठीक है, मसलन मीन्स उदाहरणतः, इबारत मतलब लेख, ये रहा यहाँ पे शब्दों के अर्थ को भी करते जाइए। चेष्टा, कोशिश, ठीक है, और जमात, कक्षा, ये हम पहले वाले में भी, कंकरियां, पत्थर के छोटे टुकड़े, रुद्र रूप, भयानक या गुस्से वाला रूप, फिर है प्राण सूख जाना, बुरी तरह से डर जाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। उनका पहला सवाल, अब जैसे ही वो कमरे के अंदर आए, पहला सवाल, कहाँ थे? हर बार यही सवाल पूछा जाता और सेम टोन के अंदर, हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और जवाब मेरे पास केवल मौन। मौन मतलब बिल्कुल चुप। भाई साहब छोटा वाला जो भाई था वो बड़े भाई के सामने कुछ भी नहीं, एकदम चुप शांत। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मतलब लेखक भाई साहब से इतना डरता था या उनका सम्मान करता था कि वो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता था। मेरा मौन कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, मतलब मैंने गलती की है कि मैं बाहर इतने टाइम से खेल रहा था। तो मतलब बड़े भाई साहब वो चुप रहता तो बड़े भाई साहब को कि भाई इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज नहीं था। भाई साहब और क्या कर सकते थे कि बच्चा बोल नहीं रहा, अब पिटाई तो कर नहीं सकते पूरे टाइम। किसने औरों से मिले शब्दों से मेरा सत्कार करे? भाई साहब के पास भाई साहब ना तो डांट सकते थे ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते थे, बस सिंपल। इस तरह अब भाई साहब का लेक्चर, मतलब जो वो बोलते थे, अब लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, ये फर्स्ट लेक्चर है अपने यहाँ से। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे। मतलब अंग्रेजी पढ़ना छोटी मोटी चीज नहीं थी, तो क्या बोलते हैं भाई साहब, इस तरह पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा, मतलब एक शब्द एक अक्षर तुम्हें नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, न ही कि जो चाहे वो पढ़ ले, एरा गेरा नत्तू खेरा कोई भी पढ़ ले। मतलब अंग्रेजी पढ़ना हंसी मजाक का खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, है ना। नहीं, एरा गेरा नत्तू खेरा मतलब अगर अंग्रेजी इतनी इजी होती तो हर कोई इंसान पढ़ लेता, है ना, और विद्वान बन जाता। यहाँ रात दिन क्या करनी पड़ती है? आंखें फोड़नी पड़ती है। आंखें फोड़ना, देखो ये मुहावरा, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और खून जलाना, बहुत ही प्रयास कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। कौन सी विद्या? अंग्रेजी वाली विद्या। आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है, लिख भी नहीं सकते। ये लेक्चर दिया जा रहा है कौन? बड़े भाई साहब छोटे भाई को। और मैं कहता हूँ तुम कितने गूंगा हो। कौन कहता है? लेखक। ये देखो यहाँ पे ये बड़े भाई साहब यहाँ लेक्चर दे रहे, उसको बिठाया गया है यहाँ पे,
और उसको ये सारी जो भी बातें बताई जा रही है कि अंग्रेजी पढ़ोगे तो ऐसे होगा, एक शब्द तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और हर कोई नॉर्मल इंसान अंग्रेजी पढ़ गया होता तो अंग्रेजी पढ़ना तो दूर, एक लिखना तो इजी है, पढ़ना मतलब लिखना इजी है, और हर कोई विद्वान नहीं बन जाता ये इसमें। फिर वो कहते हैं कि घूंगा, तुम कितने घूंगा हो। घूंगा ये एक है ना जीव जिसको अपन स्टैंड बोलते हैं, ये होता है, ये बहुत ही आलसी टाइप सा होता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे पड़ा रहता है बस वहीं पे पड़ा रहता है, तो ये घूंगा इस तरह का दिखने में ऐसा होता है कि तुम कितने घूंगा हो, बुद्धू हो, कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, मतलब मुझे तुम पूरे टाइम पढ़ते हुए देखते हो कि तुम्हें, मुझे देख के तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना परिश्रम करता हूँ, कितना हार्डवर्क करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते हो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। मतलब तुम सब कुछ देखते हुए, मतलब तुम्हारी आंखें सब कुछ देख रही है लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, मतलब गलती है उनकी, या फिर तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, या फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सब वो लेक्चर देते रहते हैं। तो इसमें यही था कि हर कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, और तो मुझे देख के भी नहीं सीखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का दोष है या फिर तुम्हारी बुद्धि का दोष है। ये सब लेक्चर भाई साहब देते रहते हैं। शब्दों के अर्थ इसमें ज्यादा नहीं है। मौन रहना मीन्स चुप रहना है, स्नेह मीन्स प्रेम, और रोष मीन्स गुस्सा प्रकट करना, और सत्कार मीन्स स्वागत। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। इतने मेले तमाशे, भाई साहब का लेक्चर कंटिन्यू जारी है, बोल रहे हैं कि इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुम्हें कभी देखने के लिए जाते देखा, मतलब इतने सारे जो भी होते हैं मैं कभी देखने जाता हूँ क्या? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं पटकता, मतलब कितनी प्रतियोगिताएं होती है लेकिन मैं तो बिल्कुल पास में नहीं जाता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल तक पढ़ा रहता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ मैं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? भाई साहब बोलते कि मैं तो एक एक क्लास को दो दो तीन तीन साल पढ़ता हूँ, लेकिन तुम्हें ये कैसे, तुम अपने आप मतलब कैसे यकीन कर रहे हो तुम कि तुम बिना पढ़े ही पास हो जाओगे, गवा पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे, नहीं तुम तो पूरे साल मतलब पूरी उम्र ही ऐसे ही पड़े रहोगे। तो बेहतर है घर चले जाओ या मजे से गुल्ली डंडा खेलो। इस तुम्हारे लिए सही क्या है कि तुम घर चले जाओ, गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई। ये देखिए अपने पेरेंट्स होते इतनी मेहनत से इतना कुछ कमाते हैं, और फिर हमारी पढ़ाई में इतने सारे पैसे खर्च करते हैं और हम फिर अच्छे से नहीं पढ़ते, तो बहुत ही गलत बात है। ये उनकी मेहनत की कमाई को हम बर्बाद कर रहे हैं, ये ऐसा भाई साहब सिखाते हैं। और ऐसा हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए करते हैं, तो हमें भी इस पार्ट को पढ़ के कुछ तो थोड़ा, हमें भी थोड़ा सीखने को मिल रहा है, और सीखना ही चाहिए हर चीज को पढ़ के। तो गाड़ी कमाई क्यों खराब करते हो? फिर वो भाई साहब छोटा भाई की एक्टिंग शुरू हो जाती, मैं लताड़ सुनकर, मतलब डांट सुनता, आंसू बहाने लगता, होता है ना कि इंसान को कुछ नहीं होता तो आंसू बहा लो बस ठीक है, छुटकारा मिल जाएगा उस चीज से, तो आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था और लताड़ कौन सा है, मतलब गलती भी कर ली लेकिन गाल, मतलब ये जो गुस्सा टाइप जो बर्ताव है वो भी कैसे सहन करे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, अंडरलाइन करो, प्रश्न आता है बहुत बार कि भाई साहब किस कला में, ये भाई साहब की स्वभावगत विशेषता में भी लिख सकते हैं, उपदेश कला में निपुण, लेक्चर देने में एकदम परफेक्ट, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते और ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते, सुक्ति बाण चलाना मुहावरा है, व्यंग्य भरी बातें, मतलब बहुत ऐसी बातें जो दिल को एकदम से हर्ट करे, कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मतलब उसका दिल है वो टूट जाता। ये टूटा हुआ दिल आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते जो दिल को चोट पहुंचाती, इसका मतलब ये है। इस तरह फिर वापस लेक्चर शुरू, इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में ना आ पाता, मतलब भाई साहब इतना कुछ कहते पर इस तरह से पढ़ना मेरे तो बिल्कुल की बस की बात नहीं थी। और उस और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला, अब भाई साहब की इतनी लेक्चर मिलती तो वो सोचता कि अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते से बाहर है, मतलब मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं, मतलब कि जो भाई मेरे अंडर में नहीं है ये काम मैं नहीं कर सकता, तो क्यों फालतू में मेरा जो समय है वो खराब करूं, अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। तो अब इस पैराग्राफ में या इस में यही था कि बड़े भाई साहब बताते कि देखो भाई इतने मेले तमाशे होते हैं, क्या तूने कभी मेरे को जाते हुए देखा? मैं एक एक क्लास में दो दो तीन साल तक पढ़ा रहता हूँ, और मैं तो 2 3 साल है, और तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना तुम तो पूरी जिंदगी ऐसे ही पढ़े रहोगे अगर ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो।
और फिर वो बताते कि दादा ने इतनी मेहनत से कमाई की है तो क्यों उसको बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें नहीं पढ़ना तो तुम सीधे घर चले जाओ। अब भाई साहब की बातों का असर होता, एक बार तो सोचता कि हाँ सही है, मुझे चले जाना चाहिए, कि पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है तो मैं क्यों फालतू इसमें समय बर्बाद करूं, और वो सोच लेता कि हाँ मुझे चले जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। पहले शब्दों के अर्थ एक बार देख लीजिए। दर्जा, दर्जा मीन्स कक्षा, और लताड़ मीन्स डांट फटकार। जिगर, जिगर का मतलब दिल। बूते मीन्स बॉस। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई। निपुण, बहुत अच्छे। निराशा, दुख। सुक्ति बाण, व्यंग्य भरी बातें या चुपती हुई बातें। ठीक है, तो बच्चों बस बार बार मैं यही कहूंगी कि एक बार एक स्लाइड को देख के ऐसे नहीं कि बस हाँ हो गया, थोड़ा सा उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और पूरा अच्छे से लिखा हुआ है जो बोल रही हूँ उसको, चैप्टर को पूरा अच्छे से आप सही से समझोगे तो आपको चैप्टर याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, मतलब वो सोचता कि भाई मेरे को पढ़ना तो आता नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ठीक है कि मैं मूर्ख ही बना रहा हूँ, मैं पे बड़े कर देना, रहना मंजूर है। लेकिन इतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, परेशान हो जाता था, दिमाग एकदम से जवाब दे देता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते हैं। जैसे बारिश होती है, बादल एकदम से ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है तो बादल एकदम से सही सही से हो जाते हैं। निराशा के बादल मतलब भाई साहब ने जो उपदेश वगैरह देते हैं ना, वो थोड़ी देर असर करते हैं, फिर वापस वो इंसान है जैसा का जैसा हो जाता। तो निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब पढ़ूंगा, मेहनत से पढ़ूंगा, जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। ये देखो क्या करता, बिना सोचे समझे बस फटाफट पेपर लिया, पेज लिया, और ये बनाया टाइम टेबल। भाई साहब टाइम टेबल, छोटा भाई, सॉरी भाई साहब नहीं, छोटा भाई फटाफट से टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कि कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करे। मतलब फटाफट से टाइम, क्योंकि बिना टाइम टेबल बनाए कैसे क्या किया जा सकता है, तो टाइम टेबल बनाता है। टाइम टेबल में खेल कूद की बिल्कुल भी जगह नहीं, ये अंडरलाइन कर सकते हो आप। टाइम टेबल तो बनाया लेकिन किस चीज की अवहेलना की, किस चीज को वो वहां पे करना भूल गए, टाइम टेबल की। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये वाला, इधर इधर थोड़ा सा, यहाँ पे टाइम टेबल और खेलकूद बिल्कुल भी उसने नहीं किया यहाँ पे। प्रातः, अब देखो टाइम टेबल क्या बना था, सुबह 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 बजे तो पढ़ने बैठना, उससे पहले जो काम करना था कंप्लीट 6 बजे। फिर उसके बाद 6 से 8 तक अंग्रेजी, फिर 8 से 9 तक हिसाब यानी मैथ्स पढ़ेगा, गणित पढ़ेगा। 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री, सिर्फ आधा घंटा। फिर भोजन और स्कूल, अब स्कूल पहुंच गया बच्चा। फिर 4 से 5 तक नहीं, फिर आता 3:30 बजे आता है। 3:30 बजे स्कूल से वापिस होकर आधा घंटा आराम, आराम के लिए सिर्फ आधा घंटा। और 4 से 5 तक भूगोल, भूगोल यानी ज्योग्राफी। 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद। 9 से 10 तक हिंदी, 1 घंटा बढ़ता है हिंदी। अच्छा है कि हिंदी के लिए इसने 1 घंटा तो दिया, आप लोग भी देते हो, पता चलता है कि एग्जाम के टाइम पढ़ते हो वो भी पूरा अच्छे से नहीं। ठीक है, तो पढ़ा करो थोड़ा, आधा घंटा 15 मिनट तो रोज पढ़ लिया करो। तो फिर 10 से 11 तक विविध विषय, एक्स्ट्रा जो भी बच गया, और फिर विश्राम मतलब रेस्ट करना। तो अब भाई साहब ने कि इतना सारा डांटने पर छोटा भाई टाइम टेबल बना रहा है, जो कि अपने हमारे सामने है किस तरीके से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या रह गई टाइम टेबल की, खेलकूद के लिए समय नहीं दिया। अब बताओ, जो बच्चा इतना ज्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं देने वाला है, सिर्फ खेल कूद में ध्यान देने वाला है, जिसने टाइम टेबल बनाया, जिसकी जो फेवरेट चीज थी उसको इससे गायब कर दिया, तो कितने दिन तक चलने वाला ये टाइम टेबल, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक बार शब्दों के अर्थ देख लो। मंजूर मीन्स स्वीकार। टाइम टेबल समय सारणी, हिंदी में टाइम टेबल को समय सारणी बोलते हैं। स्कीम योजना। प्रातःकाल सुबह। टहलना घूमना, ये सारे शब्दों के अर्थ है जो आप याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन टाइम टेबल बना लेना अलग बात है, उस पर अमल करना मतलब गौर करना अलग बात है। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, इग्नोर करना शुरू बच्चा। मैदान की वह सुगंध हरियाली, अब बेचारा करता भी तो क्या, उससे फटाफट से मैदान याद आता, उसकी ठंडी ठंडी हवा, हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, फुटबॉल उछल कूद करती है ना, ये देखो मैदान का दृश्य कितना सुंदर यहाँ पे नजर आ रहा है। इस तरह से बेचारा वो तो परे एकदम से, ये मैदान, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, फिर फुटबॉल की उछल कूद,
और कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले आती। मतलब मैं चाहता नहीं लेकिन वो सब चीजें मुझे अपनी ओर अपने आप खींच लेती, और वहां जाकर वे सब कुछ भूल जाता, और वह जानलेवा टाइम टेबल, सब कुछ चीज भूल जाता। और वो इतना जो मैंने टाइम टेबल बनाया, जानलेवा, जान ही ले ले किसी इंसान की, जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब की नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। अब वो बार बार खेलने जाता और भाई साहब को वापस वही उसकी बेइज्जती करने का, या अपन कह सकते हैं कि अपमान करने का, उसको भाई साहब को मौका मिल जाता। और इस तरह दबे पांव आता। दबे पांव आना एक मुहावरा है जिसका मतलब है पता ही नहीं चले। ठीक है, यहाँ पे दबे पांव को आप अंडरलाइन कर सकते हो, एकदम धीरे धीरे चोरों के जैसे आना, उन्हें खबर न हो कि भाई साहब को पता नहीं चले। और उसके बाद वो क्या करता, जैसे ही उनकी नजर मेरी ओर आई, मतलब जैसे ही सामने वो भाई साहब मिलते, उसके प्राण निकल जाते, मतलब बहुत ज्यादा डर जाता वो। और उसके सिर पर हमेशा एक नंगी तलवार लटकती रहती। देखिए बच्चों, ये रहा, ये तलवार का कवर है, ठीक है, इसमें रहती है तलवार। लेकिन जैसे ये बाहर आती है, इसको अपन नंगी तलवार बोलेंगे, मतलब कवर से बाहर। तो नंगी तलवार हमेशा लटकती रहती, मतलब उसके सिर पे खतरा मंडराता रहता। और फिर मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी, अब इसको अंडरलाइन करो, ये अपने एक प्रश्न बनेगा यहाँ पे। मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सका। अब देखो इसका मतलब समझाती हूँ कि वो लेखक जो है छोटा भाई, वो हमें इसके द्वारा क्या समझाना चाह रहा है कि जैसे इंसान की मृत्यु समीप है, लेकिन फिर भी उसका परिवार के प्रति मोह, परिवार के लोगों के प्रति, या अपनी जो भी संपत्ति है उसके प्रति, या जिनसे वो प्यार करता है, जिस चीज से वो ज्यादा प्यार करता है, अंत समय में भी उसके आंखों के सामने वही वो चीजें दिखती है। ऐसे ही जो लेखक है, वो उसको पता था कि भाई साहब की डांट मिलेगी और बहुत ज्यादा मुझे अपमानित भी किया जाएगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को साइड में करके और खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लेता, उसको खेलना ज्यादा पसंद था। तो वही हुई कि मौत और विपत्ति के बीच में आदमी जैसे माया मोह के बंधन में जकड़ा रहता है, वैसे ही जो छोटा भाई था, फटकार डांट डपट सुनकर भी खेल को वो साइड में नहीं कर सका। ठीक है, ये है मतलब। तो इस पेज में अपने वही कि किस तरह से टाइम टेबल बनाता है, लेकिन टाइम टेबल बनाना अलग बात है, उसको फॉलो करना अलग बात है। बस एक दो दिन में, पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, वो इग्नोर करने लग जाता। क्यों? क्योंकि उसे मैदान की हरियाली बुलाती, या अपन कह सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा के झोंके, कबड्डी के दाव पेच, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी, ये सारी चीजें उसे उसके अपनी तरफ आकर्षित करती, और वो खेलकूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। तो शब्दों के अर्थ एक बार देख लीजिए। अम्ल करना मतलब पालन करना, अवहेलना तिरस्कार करना, अज्ञात जिसे जानते न हो, अनिवार्य में जरूरी, जानलेवा जान के लिए खतरा, नसीहत सलाह, फजीहत अपमान, और चेष्टा, चेष्टा मीन्स कोशिश करना, दबे पांव बिना आवाज के, विपत्ति मुसीबत, फटकार डांट, घुड़कियां गुस्से भरी बातें करना, ये घुड़कियां फटकार ये सब याद कर लेना, और तिरस्कार यानी अपमान। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सालाना इम्तिहान हुआ। अब देखो, एग्जाम स्टार्ट, पहला एग्जाम है ये, अच्छे से याद रखना। सालाना इम्तिहान हुआ मतलब हर साल ईयरली एग्जाम हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, कुछ नहीं पढ़ा तो भी देखिए भाई साहब इतने पढ़ने वाले थे, वो फेल हो जाते और ये बच्चा पास हो जाता है, और वो भी दर्जे में प्रथम आया, मीन्स क्लास के अंदर फर्स्ट आता है ये बच्चा। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले देखो 3 क्लास आगे था कौन, भाई साहब, अब सिर्फ 2 क्लास आगे। मेरे जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, मतलब कुछ ना कुछ सुनाओ, आड़े हाथों लेना मतलब कुछ ना कुछ उनको सुनाना। ठीक है, ये रहा आड़े हाथों लू, इसका मन ऐसे किया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं मैं। आपकी मतलब, और कहूं कि आपकी घोर तपस्या कहाँ गई, आप पढ़ते थे ना पूरे टाइम, कहाँ गया वो सब। मुझे देखिए मजे से खेलता भी था और दर्जे में अव्वल भी आ गया, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि उनसे मुझे दिली हमदर्दी हो गई। और उनके घाव पर नमक छिड़कना एक मुहावरा जिसका मतलब है दुखी इंसान को और अधिक दुखी करने वाली बात।
और इस तरह घाव पर नमक छिड़कना उसे लज्जास्पद लगा, मतलब कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, बड़े भाई साहब ऑलरेडी दुखी है। हाँ, अब मुझे उनके ऊपर कुछ अभिमान हुआ, अपने ऊपर मतलब अपने आप पे थोड़ा अभिमान हुआ और आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसका। भाई साहब का रोब मुझ पर न रहा, मतलब भाई साहब जो इतना कुछ डांटते रहते थे ना, अब वो थोड़ा सा कम हो गया। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, मस्ती से एकदम से। दिल मजबूत था, अगर मतलब मन में उसने क्या सोचा कि अगर मुझे कुछ भी कहा ना तो फिर मैं कहाँ चुप होने वाला हूँ। उन्होंने फिर मेरी हिफाजियत की तो साफ कह दूंगा। क्या कहेगा वो छोटा वाला भाई बड़े भाई से? आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, कौन सी सफलता प्राप्त कर ली? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था, मतलब वो बोलता कुछ नहीं था, ये जो बातें वो सोचे जा रहा है वो बच्चा मन में सोच रहा है, लेखक भाई साहब से कुछ नहीं कह रहा। और लेकिन उसके व्यवहार से, चाल चलन के ढंग से उसको पता चल गया भाई साहब को कि मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा, मतलब जो मैं ज्यादा जो डरता था ना अब वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो अब वही भाई साहब हो जाते हैं फेल, ठीक है, और छोटा वाला भाई पास हो जाता है और क्लास में फर्स्ट आता है। फिर वो छोटा वाला भाई सोचता है कि ठीक है भाई साहब को थोड़ा कुछ तो सुनाओ, पूरे टाइम मेरे को सुनाते रहते, लेकिन भाई साहब को परेशान देकर वो उसको कुछ नहीं बोलता है। और फिर मतलब बोलता कुछ नहीं है, लेकिन जो पहले जितना डरता था अब भाई साहब से थोड़ा कम डरने लगा वो। तो अब शब्दों के अर्थ की तरफ चलिए। सालाना मीन्स वार्षिक कर सकते हो आप, मतलब ईयरली जो होता है। इम्तिहान मीन्स परीक्षा। और अव्वल प्रथम, लज्जास्पद शर्मनाक, अभिमान घमंड, रोब डर, शरीक शामिल, हेकड़ी घमंड, जाहिर स्पष्ट, आतंक मीन्स भय। मतलब ये शब्दों के अर्थ है, साथ साथ में शब्दों के अर्थ जरूर याद करते जाना ताकि बीच में अगर कोई मुहावरा या शब्द आ जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हो। फिर है भाई साहब ने इसे भांप लिया। अब भाई साहब ये समझ गए कि ये इसमें बदलाव जो हो रहा है, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, मतलब बहुत दिमाग बहुत अच्छा था। फिर आप कहोगे कि मैम दिमाग अच्छा था तो फिर पास क्यों नहीं होते थे? व्यवहारिक नॉलेज उनको ज्यादा थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, मतलब सुबह गया और कब लौटा? भोजन के समय। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मतलब वहां पे खड़े थे कुछ ना कुछ सुनाने के लिए, और मुझ पर टूट पड़े। इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मतलब तुम्हें घमंड हो गया। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, मतलब इतना घमंड मत करो। घमंड तो बड़े बड़े लोगों का ही नहीं रहा तो फिर तुम्हारी तो हस्ती ही क्या है। इतिहास में रावण का उदाहरण वो देते हैं, देखो ये रावण, इसके कितने सिर थे? 10 शीश थे इसके, ठीक है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, इतना महान प्रगाढ़ पंडित था, इतने इतने शक्तियां इन्होंने इसने संचित की थी, लेकिन एक अपराध की वजह से, मतलब इन्होंने सीता माँ का अपहरण किया जिसकी वजह से देखिए इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो वो बताते कि जो घमंड है वो तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तो तुम्हारी तो हस्ती क्या, तुम तो हो ही क्या, तुम तो छोटे से बच्चे हो। तो एग्जाम्पल देते और क्या क्या कहते हैं देखते हैं। इतिहास में रावण का हल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा संदेश लिया? या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, मतलब तुमने परीक्षा पास कर ली ये कोई बड़ी बात नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, मतलब जो भी तुम लोगों ने पढ़ा या जो तुम पढ़ रहे हो उसका मतलब समझो, ऐसा नहीं कि रट लिए। जैसे एग्जाम में भी क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं फटाफट फटाफट रट लेते, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि समझ के करते हैं, तो हमें समझ के करना चाहिए ना कि उसको रटना चाहिए। तो यही बता रहा है कि तुमने कौन सा रावण के उदाहरण से तुमने कौन सा संदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास, हमारी बुद्धि का विकास होना चाहिए। और जो कुछ पढ़ो इसका अभिप्राय समझो, उसका मतलब समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, पूरी पृथ्वी का स्वामी था, ऐसे राजाओं को क्या कहा गया? चक्रवर्ती राजा कहा गया है। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर एक बार पढ़ती हूँ फिर देखो आपको समझाती हूँ मैं। इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। अब देखो
रावण जो है चक्रवर्ती था। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी था, इसलिए उसको चक्रवर्ती कहा गया है। लेकिन अंग्रेजों को हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर या संपूर्ण भारत, क्या पूरा विश्व तो बहुत बड़ा है, तो उसने पूरे पृथ्वी को नहीं अपने अंडर में किया था अंग्रेजों ने, इसलिए उनको चक्रवर्ती नहीं कहा जाएगा। ये यहाँ से बड़े भाई साहब जो है, यहाँ से ये पैराग्राफ आता है। तो उस वक्त है ना, तुम लोगों को याद नहीं रहता मोस्टली बच्चों को कि रावण का उदाहरण दिया और ये अंग्रेज बीच में आ गए, इनको चक्रवर्ती नहीं कहा, क्या सीन है। तो वही कि वो उसने संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित किया था, और इसने है वो जो अंग्रेज थे उन्होंने कुछ इलाकों में, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था, वो स्वतंत्र थे और उसको अंग्रेजों के अंडर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो संपूर्ण भूमंडल के स्वामी थे। तो अब यहाँ पे रावण का उदाहरण क्या क्या दिया बहुत सारे लोगों का, और वो समझाता है कि देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका भी घमंड नहीं टिका तो तुम तो हो ही क्या। तो एक बार शब्दों के अर्थ ले लो। भाप लिया मतलब जान लिया, सहज बुद्धि सामान्य बुद्धि, हस्ती अस्तित्व, चरित्र व्यवहार, महज सिर्फ, भूमंडल पूरी धरती, आधिपत्य गुलामी, स्वाधीन स्वतंत्र। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी मही मही मतलब जो राजा थे उससे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। मतलब इतना पावर था रावण के अंदर कि जो देवता थे वो भी उसकी गुलामी करते थे, और आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, उनको दास बना के रखता था, इतना उसके अंदर पावर था। मगर उसका अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ लास्ट में? घमंड ने उसका नाम निशान, नामो निशान तक मिटा दिया, और उसे कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। मतलब लास्ट में जो खत्म हुआ था ये रावण ही था, उससे पहले सारे लोग खत्म हो गए थे। तो मतलब ऐसा हुआ कि लास्ट में उसकी मदद करने के लिए उसको चुल्लू भर पानी, थोड़ी सी मदद करने वाला इंसान भी नहीं बचा। और फिर ये भाई साहब बताते कि चाहे जो कुछ बुरा काम कर लो, पर अभिमान नहीं करना चाहिए इंसान को। अभिमान किया तो दीन दुनिया दोनों से गायब। मतलब घमंड है वो सब कुछ खत्म कर देता है। तो वो अपने बड़े छोटे भाई को बड़े भाई साहब सीख दे रहे हैं कि देखो भैया ऐसे ऐसे हैं, इतने बड़े बड़ी हस्तियां हैं, उनका उन्होंने भी घमंड किया तो वो मिट्टी में मिल गए, तो तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो, तुम भी अभिमान करोगे तो तुम्हारा भी क्या होने वाला है। फिर और एग्जाम्पल देते, शैतान, ये रहा शैतान। ये शैतान एक इंसान था, फिर वो बहुत बड़ी तपस्या करता है, बहुत सारे आशीर्वाद भगवान से मतलब बहुत सारे ले लेता है आशीर्वाद, या इसको अपन कह सकते हैं कि अ, अभिमान हुआ। तो बहुत सारी शक्तियां ले लेता है भगवान से प्रार्थना कर करके, लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग भगवान के खिलाफ ही करने लग जाता है, भगवान को ही अपना दुश्मन बना लेता है। तो फिर भगवान को गुस्सा आता है, उसको स्वर्ग से नरक में धकेल दिया जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल देता है, साहेरू, ये रहा साहेरू, रोम का शासक। ठीक है, इतना ताकतवर इतना शक्तिशाली कि देखो शेर से भी भिड़ रहा है, चित्र में आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसने भी घमंड किया, और घमंड के बाद इसका क्या हुआ वो भी बताया जा रहा है। तो ये बता रहा है कि शैतान का हाल पढ़ाई होगा, उसे भी अभिमान हुआ। ठीक है, शैतान को अभिमान हुआ, और ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं था। अंत में ये हुआ कि स्वर से नरक में धकेल दिया गया। फिर ये है सायरूम, इधर सेकंड वाला एग्जाम्पल। एक बार अहंकार हुआ और फिर भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो केवल एक दर्जा पास किया है और अभी तुम्हारा सर फिर गया है, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। मतलब ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो आप एग्जाम जैसे आंसर लिखो तो ये थोड़ा थोड़ा उदाहरण भी आप बीच में लिखोगे ना, तो और ज्यादा से आपका उत्तर थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, और जो उत्तर पढ़ रहा है उसको भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे ने पूरा उत्तर लिखा है। तो ऐसा नहीं, मोस्टली आदत क्या होती है बच्चों की कि बहुत शॉर्टकट लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब 50-60 शब्दों का अगर प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर में आप मतलब 60 के अलावा 70 तक भी पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली बच्चों की आदत क्या होती है, वो 50 की जगह 45 पे ही बस लिखे और रुक जाते हैं, उनको लगता है कि बस इतना लिख दिया। तो बच्चों जब भी देखो, जो भी आप नोट्स बनाते हो, मेरा यही कहना है कि जब भी आप नोट्स बनाओ या चैप्टर के प्रश्न उत्तर करो, या जो भी आप मन से आप कर रहे हो, हैंड राइटिंग रिटन नोट्स जो लिख रहे हो, पहले अच्छे से चैप्टर को पढ़ो और फिर अपने वे में उसको लिख लो। ऐसा नहीं कि हर जगह आप शॉर्टकट करते जा रहे हो, ये इतना आंसर हो गया ये।
अगर आप अपनी नोटबुक में छोटे आंसर लिखोगे तो पता कि एग्जाम में वही याद करोगे, तो ऑलरेडी उसमें आपने छोटा लिखा है तो फिर नंबर नहीं आएंगे। तो पहले से ही आप जो भी लिखो, जो भी उत्तर लिखो या जो भी आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो, पहले से इतने अच्छे से लिखो कि जैसे होता है ना, बार बार अभी आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, फिर धीरे 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 आपके लास्ट एग्जाम, एनुअल एग्जाम तक आपको वो सारी चीजें एकदम से अच्छे से याद हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से पहले अपने नोट्स तैयार करो। तो ये मैंने आप लोगों को जो भी चैप्टर था उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दूसरा जो वीडियो लेके आऊंगी उसमें भी आपको मैं इसके आगे का पार्ट आपको स्टार्ट करूंगी। तो पहले देखो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा अच्छे से पढ़ना, जो जो चीजें बताई है, शब्दों के अर्थ, मुहावरे, सब कुछ मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों को बस अच्छे से देखना है और मेन लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स लिखना है ताकि मुझे भी पता चलता रहे, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा कि 9th क्लास के बच्चे बहुत सारा मतलब लाइक भी है और सब कुछ है, तो उनको समझ में आ रहा है इसका मतलब, लेकिन आप लोगों का नहीं मिल रहा है मुझे रेस्पॉन्स। तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए फिर मैंने बेटर वैसे ये स्लाइड वगैरह बना के और अच्छे से नोट करके मैंने प्रिपेयर किया है। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। ओके, थैंक यू।